नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज 21वां पेपर जो प्रयोगशाला सहायक से संबंधित है आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा करवाया गया था, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको ऑन कर दीजिए और ऑल के ऊपर भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी प्रति एक क्लास की सूचना आपको तुरंत समय पर अपने डिवाइस पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आज की इस क्लास का है आपके सामने, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी 1856 में। कब आया था? 1856 में अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन जो है वो आपके राजस्थान आया था। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो आपके किसने किया था? ए राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भगत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा जो है भगत आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, धौलपुर। कौन सा? धौलपुर जो है वो आपका मत्स्य संघ का राज्य है जिसने जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस को गोले द्वारा बूंदी गई थी, वह किस जिले की थी? मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोले द्वारा बूंदी गई थी, तो वह किस जिले से थी? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डूंगरपुर जिले से। किससे? डूंगरपुर जिले से। और इनका क्वेश्चन मैक्सिमम जो आता है वो इस प्रकार से भी आता है कि कालीबाई किस आंदोलन से संबंधित थी? राजतपाल आंदोलन से। उनके अध्यापक का क्या नाम था? नानाबाई खाट, जिनको स्वतंत्र कराने के दौरान जो है वो उन्होंने जो है ये जो है शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला थी जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वीर सतसई, बदविलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? वीर सतसई, बदविलास और बलवद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, सूर्यमल मिश्रण जो है वे आपके इनके लेखक है, वीर सतसई, बलवद विलास और राम रंजाट के। अगला प्रश्न है, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो बागोर जो है वो भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। किसकी? कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मेनाल, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा भाई इस बागोर के बारे में, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो बागोर सभ्यता से, याद रखिएगा। कहां से है? कोठारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, मेनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, पृथ्वीराज द्वितीय ने। किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, गोटियाला अभिलेख। कौन सा है भाई? आपका गोटियाला अभिलेख जो है इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 11वां, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो भी पढ़ा था अभी इसको आपको करवाने से पहले, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर ये जो नहीं वर्ड है ये गलती से छपा है। इसमें इस प्रकार से है कि कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो यहाँ पर आपके आमेर के भारमल से संबंधित ये आपके ऑप्शन आता है। और अगर आपके यहाँ पर आता है नहीं किए थे तो ये आपके आता है रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा से संबंधित, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम था? हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, प्रताप मंदिर। कौन सा होगा? हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या था? प्रताप मंदिर। इसमें 953 टोटली जो है खिड़की दरवाजे हैं और 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों का शहर का दृश्य दिखाने के लिए लालचंद की देखरेख में 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला यहाँ पर आपको है सही युग्म जो है सुमिलित करने हैं आपको। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी पहले के अंदर 4 जसनाती जो है वो आपके किससे? कतरिया सर से संबंधित है, जसनाथ जी। और बी के अंदर आपका 2 यानी शीतला माता जो है वो आपके चाकसू से संबंधित है, जयपुर से। जाम्बोजी जो है वो आपके मुकाम से संबंधित है और जीर्ण माता जो है वो आपके रेवासा सीकर से संबंधित है। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित है, शीतला माता चाकसू जयपुर से संबंधित है, जाम्बोजी जो है मुकाम नौका से संबंधित है और जीर्ण माता जो है रेवासा सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, नाथ द्वारा। राजसमंद के अंदर आया है जहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, तुर्रा खल्लंगी ख्याल। किसका? तुर्रा खल्लंगी ख्याल का रचना की थी संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने। अगला प्रश्न के ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, देखिए, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका करणी माता देशनोक से संबंधित है बीकानेर, ये आपका एकदम सही है। बाकी एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो आपके माउंट आबू में नहीं है, बल्कि वो है आपका किसमें? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। सूर्य मंदिर जो है वो आपके झालावाड़ में है, उदयपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। देलवाड़ा जो है वो आपके ओसिया में नहीं है, बल्कि सिरोही जिले में है, ध्यान रखिएगा। तो वापस देख लेते हैं कि एकलिंग जी का मंदिर जो है आपके कैलाशपुर नागदा उदयपुर में है, सूर्य मंदिर झालावाड़ में, देलवाड़ा मंदिर सिरोही जिले में और आपके करणी माता देशनोक माता मंदिर देशनोक में है, करणी माता मंदिर। अगला प्रश्न, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, हरिभाऊ उपाध्याय। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ और राजस्थान का 26वां जिला भी बना था अजमेर, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन जो है कोटा में 1857 के विरुद्ध विद्रोह का नेता था? निम्न में से कौन जो है कोटा में जो है 1857 के विद्रोह का नेता था? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जय दयाल, ध्यान रखिएगा। कोटा राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को जय दयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। विद्रोहियों ने महाराव को नजरबंद किया था तथा पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन एवं डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी गई थी। रॉबर्टसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने कोटा को विद्रोहियों से मुक्त भी करवाया था, ध्यान रखिएगा। यहां अंग्रेजों की सहायता के लिए करौली के शासक मदन पाल ने अपनी सेना भी भेजी थी। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ को ध्यान रखना रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, सामंती दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1599 में ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी कहां है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा आपके आबानेरी दोसा के अंदर। किसने करवाया था? तो राजा चंद्र ने करवाया था। चांद्र याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? राज्य के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, पीपा जी, संत पीपा जी के। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी के जो थान है वो सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका खेजड़ी के नीचे होते हैं। गोगा जी के पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बाछल था। गोगा जी के पिता का नाम पूछा जा चुका कई बार, ध्यान रखिएगा। गोगा जी के पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम क्या था भाई? बाछल था, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है वो आपके ददरेवा चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपके ददरेवा चूरू में इनका जो है जन्म हुआ था। ये आपके जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है कई बार। इनके भोपा जो होते हैं वो नायक जाति के होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसके? नायक जाति के भोपा होते हैं। गोगामेड़ी में इनका मंदिर है जिसे दूरमेड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
धूरमेड़ी भी कहा जाता है। यह मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इनका थान जो होता है सामान्यतः थान है, ठीक है ना, इनका थान जो है सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनीवी से युद्ध किया जिससे गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। अगला है कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, मीनाकारी कला के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, जयपुर चित्रकला शैली के। अगला है दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? दादू और उनके शिष्यों की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या? बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी जो ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, कैमेलस ड्रोमेडेरिस। कोमेलस ड्रोमेडेरिस जो है आपके, कोमेलस ड्रोमेडेरिस जो है आपके राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। 2014 में ऊंट को चिंकारा के साथ राज्य के पशु बनाया गया है। राजस्थान में देश के 70% ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरिस है। और केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जो जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगला, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। किसका? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है वो कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में स्थित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ठीक है। और इसका जो स्रोत कौन सा है? तो ध्यान रखना, सोम नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सा? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है वो आपके हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, NH 89 यानी नेशनल हाईवे 89 जो है वो आपको अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है भाई राज्य में? 278 किलोमीटर है और ये अजमेर और बीकानेर को जोड़ता है आपस में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत में पहला स्थान है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, फेल्सपार का जो उत्पादन होता है उस कारण जो है राजस्थान का पहला स्थान है भारत में। अगला प्रश्न देखें, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, हिंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का देशांतर विस्तार क्या है? राजस्थान का देशांतर विस्तार क्या है? तो राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक। अगला प्रश्न है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई आपके? बी, 1597 मीटर है। कितनी? 1597 मीटर है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई। अगला, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जालोर में नहीं है, ठीक है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो जालोर में नहीं है। बाकी सीकर, झुंझुनू और अलवर में अरावली पहाड़ी का विस्तार है। अगला है, फुलवारी की नाल कहां पर स्थित है? तो फुलवारी की नाल आपकी कहां है? उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल जो है आपके उदयपुर में स्थित है, ठीक है। जिससे देखो पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो दो और से स्थानों को जोड़ता है वो दर्रा या नाल कहलाता है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, डेबर नाल जो है उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका नागपानी अरावली दरासेस नहीं है। बाकी आपका गग्गर जो है मृत नदी सही है एकदम। भोराट जो है पटार है। शेर जो है वो एक प्रकार की अरावली चोटी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है?
स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए 38.11%। अगला है शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए 12 जिले में स्थित है। किसमें? 12 जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाने जाता है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, बांस जो है वो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, नाइट्रेट जो है वो आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होने पर नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन से प्रक्रिया करके ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों के होंठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लग जाता है। अगला, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, क्षेत्रफल आपका जो है क्षेत्रफल जो है आपके 61% है और जनसंख्या 40% है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, डूंगरपुर बाणगंगा और मोरेल से संबंधित है, ये आपका नहीं है। बाकी अलवर, साबी, रूपारेल से संबंधित है। उदयपुर जो है आपके बनास और बेड़े से संबंधित है। कोरोली जो है वो आपके जग्गर और जगर गंभीरी से संबंधित है। डूंगरपुर बाणवाड़ा बाणगंगा मोरेल से संबंधित नहीं है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जो जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में प्रवाहित होती है। मोरेल नदी भी जयपुर से निकलती है, जो बनास की सहायक नदी है। इन दोनों नदियों का डूंगरपुर जिले से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए नहीं है? डूंगरपुर जिले के लिए है, सॉरी। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, AW। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा पाई जाती है अधिकतम? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, 24 है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, चंबल नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है लास्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? इसका उत्तर होगा आपका बी, गंगानगर। कौन सा? गंगानगर माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्न पेपर संख्या 21 से संबंधित। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ वाइवा क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पहला आपके लिए प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है कामधेनु नदी भी कहलाती है? कौन सी नदी जो है कामधेनु नदी भी कहलाती है? अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस किसे मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, सॉरी। अगला प्रश्न आपके लिए है भाई, आदिवासियों के हरे सोने के रूप में किस वृक्ष को जाना जाता है? आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? और लास्ट प्रश्न आपका, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? इन प्रश्नों का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें और तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।